हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप न्यूक्लियस पर हमारे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देखिएगा। देन आप इसको देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आएगा। तो आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी, ठीक है, आपके एग्जाम में चाहे एनपीसी के नाम से आए चाहे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से आए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को ही एनपीसी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, न्यूक्लियस की पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होता है ये यूकैरियोटिक सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। आप इसकी मेम्ब्रेन पर देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर्स होते हैं, ठीक है। इन अपर्चर्स को कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये पोर एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए, ठीक है। ये तो देख रहे हैं, ये पोर्स हैं। इन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दोस्तों, अब हम इसी को डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के। दोस्तों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कैलन और टॉमलिन ने सन 1950 में। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, कैलन और टॉमलिन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से एम्फीबियंस की जो oocyte सेल्स होती हैं इनके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप की स्टडी कर रहे थे। तो उस समय उनको जो है स्टडी करते समय उनको ये रहस्यमय रचना दिखाई दी थी। तो इस प्रकार जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को खोजा गया था सबसे पहले, ठीक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है वो एज ए चैनल वर्क करता है, ठीक है। और चैनल कैसा चैनल है? बाई डायरेक्शनल चैनल है। दोस्तों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बाई डायरेक्शनल होने का मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जा सकता है और कोई मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है एक ही चैनल से इनकमिंग और आउटगोइंग यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है दोनों प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर इसका नेचर देखोगे आप तो ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि आरएनए सब यूनिट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स का आप साइज देखोगे 20 से 50 किलो डाल्टन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, तो वो जो है आसानी से फ्रीली मूव कर जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो उनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो न्यूक्लियर पोर को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। क्या होगा यदि जब मॉलिक्यूल्स के साइज 50 किलो डाल्टन से ज़्यादा हो? दोस्तों, क्या होता है अगर मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है ना 50 किलो डाल्टन से ज़्यादा होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का साइज आप देखोगे तो इनका साइज कितना होता है? लगभग 120 नैनोमीटर का होता है और मोलिकुलर वेट कितना होता है? 125 मिलियन डाल्टन का। दोस्तों, क्या होता है ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन्हीं प्रोटीन सब यूनिट्स को कहा जाता है न्यूक्लियोपोरिन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो इनमें क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं सभी कैसे होते हैं? लगभग 1000 प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होती हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को कहा जाता है न्यूक्लियोपोरिन्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ये अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोपोरिन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोपोरिन में कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। दोस्तों, क्या होता है कि ये जब 1000 प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, इन सभी प्रोटीन सब यूनिट का अगर मोलिकुलर मास देखोगे तो लगभग 110 मिलियन डाल्टन होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंगल एनपीसी यानी कि एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है अप टू 60,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में 60,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है सिंगल एनपीसी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये था न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। दोस्तों, बात करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की।
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे तो क्या होता है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एनलस। ठीक है, अगर आप इस एनलस का अटैचमेंट देखेंगे तो ये न्यूक्लियर पोर के रिम से अटैच रहता है। ठीक है, यदि आप इस एनलस का स्ट्रक्चर देखेंगे ये बना कैसा होता है दोस्तों, इस एनलस में 8 माइक्रो सिलिंड्रिकल सब यूनिट्स होते हैं जिसे स्पोक कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं इसलिए इन्हें न्यूक्लियोपोरिन भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये स्पोक जो होते हैं ये ऑक्टागोनल शेप में अरेंज होते हैं, ये सेंट्रल चैनल के चारों तरफ ऑक्टागोनल शेप में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों एक्चुअली होता कैसे ये। मान लीजिए ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये कैसा होता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आपको डिस्कस किया जा चुका। तो ये रीजन दोस्तों ये क्या है, ये हमारी न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जो रीजन न्यूक्लियस की ओर रहेगा उसे कहा जाता है न्यूक्लियर रीजन, और जो रीजन साइटोप्लाज्म की ओर रहता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक रीजन। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप पे साइटोप्लाज्मिक की तरफ एक रिंग होता है इसके मार्जिन पे जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक रिंग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक रिंग। ठीक है, इसी तरह एक रिंग न्यूक्लियर रीजन में होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिंग। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिंग। ये जो सिलिंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे को कहा जाता है एनलस। ठीक दोस्तों, आप एनलस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 8 माइक्रो सिलिंड्रिकल सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे स्पोक कहा जाता है। ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और इसलिए इन्हें न्यूक्लियोपोरिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे अरेंज होते हैं, ये सेंट्रल चैनल के चारों तरफ जो होते हैं ये ऑक्टागोनल मैनर में अरेंज रहते हैं। इसको आप देखेंगे तो ये जो बीच में जो बनता है ये सेंट्रल चैनल होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह जो होता है स्पोक का स्ट्रक्चर जो होता है दोनों तरफ इसी तरह अरेंज रहते हैं। ठीक है, दोनों ही रिंग में। ठीक है, ये दोनों रिंग में इस तरह जो है अटैच रहते हैं। ठीक है, इस तरह जो होते हैं स्पोक्स ऑक्टागोनल से अरेंज होकर सेंट्रल चैनल के चारों तरफ से अरेंज रहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों ये जो माइक्रो सिलिंड्रिकल सब यूनिट्स होते हैं स्पोक्स जो होते हैं ये न्यूक्लियर रीजन में एक्सटेंड हो गए। ठीक है, एक्सटेंड होकर ये बास्केट जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसे कहा जाता है न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है, और इसी तरह ये साइटोप्लाज्मिक रीजन में भी एक्सटेंड होकर ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक रीजन में है इसलिए इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ठीक, तो ये दोस्तों ये था स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। इस इमेज को देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह इसका पोजीशन होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। ये देखिए ये हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स को दिखाया गया है। जैसा कि आपको बताया गया है न्यूक्लियर एनवेलप का जो रीजन न्यूक्लियर की तरफ होता है उसे न्यूक्लियर रीजन कहा जाता है, जो बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है उसे साइटोप्लाज्मिक रीजन उसे साइटोप्लाज्मिक रीजन कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये है एनपीसी की स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है और ये स्पोक्स दिखाए गए हैं। ठीक है, इस इमेज को देखिए यहाँ पर और बेहतर ढंग से क्लियर करके स्पष्ट दिखाया गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है एनलस। ठीक है, एनलस है और ये क्या है, ये है दोस्तों पोर प्रोटीन्स। ठीक दोस्तों, ये स्पोक क्या करते हैं, ये सेंट्रल चैनल के चारों तरफ से जो होते हैं ऑक्टागोनल शेप में अरेंज रहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये सेंट्रल चैनल है दोस्तों। इसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 120 नैनोमीटर का होता है। ये कहीं कहीं 1200 एंगस्ट्रॉम लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही वैल्यू है। ये देखिए इस इमेज को देखिए और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ इंक चेंज कर दूँ, देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर एनवेलप। उस इस न्यूक्लियर एनवेलप पे आप देख सकते हैं ये रिंग है जो आपको दिख रहा है, ये है साइटोप्लाज्मिक रिंग, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक रीजन में है तो साइटोप्लाज्मिक रिंग है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और ये दोस्तों ये है न्यूक्लियर रिंग, देख रहे हैं ये न्यूक्लियर रीजन तरफ है, कैसा न्यूक्लियर रिंग है। और इसी रिंग पे देख रहे हैं ये स्पोक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, स्पोक्स या पोर प्रोटीन से कह दो, ये जो है ये अरेंजमेंट है। ठीक है, और ये देखिए ये एक्सटेंड होकर यही जो है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट बना रहे हैं, देख रहे हैं ये फिलामेंट बना रहे हैं। और ये स्पोक कैसे अरेंज होते हैं, ये स्पोक जो होते हैं ना ये सेंट्रल चैनल के चारों तरफ अरेंज रहते हैं। ठीक, ये आके इस तरह जुड़े रहते हैं नीचे। ठीक है, देख सकते हैं ये स्पोक्स है, यही सारे स्पोक्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यही स्पोक्स जो होते हैं कंटिन्यू एक्सटेंड होकर ये न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियर बास्केट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है,
ये था दोस्तों न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। एक और इमेज है मेरे पास, हाँ इसको देखिए, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, देख सकते हैं बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ जो स्पोक्स हैं वो थोड़ा और क्लियर दिख रहा है, देख रहे हैं। ये साइटोप्लाज्मिक रिंग है, साइटोप्लाज्मिक रीजन में है, आपको यहाँ मेंशन किया गया है। ये देखिए ये न्यूक्लियर रिंग है, साइटोप्लाज्मिक रिंग में देख सकते हैं ये स्पोक दिखाया गया है, ठीक है। ये स्पोक है, ये स्पोक कंटिन्यू एक्सटेंड होकर वही फिलामेंट बना रहे हैं। और ये जो है न्यूक्लियर रीजन के जो स्पोक्स हैं ये एक्सटेंड होकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर बास्केट का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो है सेंट्रल चैनल है, ठीक है, ये सेंट्रल चैनल है जो कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये था दोस्तों न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फंक्शन को। दोस्तों बात करते हैं न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के फंक्शन को। आखिर ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है करता क्या है, एनपीसी का काम क्या है। दोस्तों आपने देखा जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे अपर्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर मेम्ब्रेन पर ये एनपीसी होते क्यों हैं, ये छिद्र होते क्यों हैं। हम सब में वेल्डिंग लगा के बंद कर देंगे, फिर क्या होगा। तो दोस्तों होगा ये, इसका सबसे सीधा सरल जवाब है कि देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। सीधे आसान शब्दों में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है, ठीक। इन जीन्स को काम करने के लिए इनको चाहिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, एक तरह की प्रोटीन ही होती है वो भी, जो कि जरूरी होता है इन जीन्स को। अगर इनको मिला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तब ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, अगर नहीं मिला तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है कि इन जीन्स को परफॉर्मेंस के लिए इन्हें चाहिए बाहर से कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि इन जीन्स को परफॉर्मेंस के लिए इनको चाहिए प्रोटीन। लेकिन समस्या ये है प्रोटीन तो भैया इसमें बनता नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटीन बनेगा नहीं, बनता नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ बनना है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मतलब न्यूक्लियस से बाहर, ये है साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक। अब साइटोप्लाज्मिक रीजन में जब प्रोटीन बन रही है तो ये प्रोटीन जो होता है न्यूक्लियस में कैसे आएगी, तो इस प्रोटीन को न्यूक्लियस में लाने की जिम्मेदारी होती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन प्रोटीन्स को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे आती हैं जिनकी, और इनको फिर मिलेगा इन जीन्स को और ये जीन्स अपना काम करेंगे, ठीक। ये तो हो गई इंपोर्ट की कहानी कि ये बाहर से जो है ये प्रोटीन को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी आरएनए की जरूरत पड़ती है, राइबोसोम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। ये राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस भी न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये क्या होता है कि आरएनए सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आरएनए सब यूनिट्स होते हैं जिनका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। अब क्या होता है कि इन आरएनए सब यूनिट्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यही आगे चल के असेंबल्ड होकर राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। फिर ये राइबोसोम जो होते हैं अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसी चैनल से, ठीक है, इसी जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है इसी चैनल से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट के बीच में कनेक्टिविटी जो होती है बनी रहती है, स्टेब्लिश रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं अच्छे से बता पाया कि नहीं बता पाया, इसको बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।